हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 8, गांव, शहर और व्यापार। क्या पढ़ेंगे? देखिए, गांव, शहर और व्यापार। तो चैनल पे नए होगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। चलिए, क्या है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर। कौन? लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं था उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको 3 चीज़ें मिल रही होंगी। ये देखने को मिल रहा होगा, देखिए ये सणसी है, ये क्या है आपका? कुल्हाड़ी है, और ये आपका हाशिया है। तो यही बोल रहा है कि औजारों की सूची में इन चित्रों को पहचानो। हाशिया, कुल्हाड़ी और सणसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ें की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो आप लोगों को बना लेना है। देखिए, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोहों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। अब देखिए, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते हैं। यह सिंचाई से ही संभव था। राजस्व भी बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा। तो ऐसे ही आप लोगों को इसमें क्या करना है? आपको भरना है। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला। कहाँ? तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामी थे उनको वेल्लला। साधारण हलवाहों को उड़वार। साधारण जो हलवाहे थे उनको उड़वार। साधारण को उड़वार। और तमिल में जो बड़े बड़े थे उनको क्या? वेल्लला। और भूमिहीन मजदूर दास कैडियार और अदिमई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे उनको दास कैडियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या? गांव का जो प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही गांव के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर अनेक दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गणपति कहते थे। भाई, स्वतंत्र जो कृषक थे उनको क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, देखो मानचित्र 7 और पृष्ठ 89 देखेंगे हम लोग कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब अगर हम पढ़ते हैं, देखिए आहत सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के हैं।
जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर आहत सिक्के के बारे में दिया है। देखिए कि इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तब आप समझ में आएगा। देखिए आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब ईसा की आरंभिक मतलब कि ईस्वी की जब आप लोगों का शुरुआत हुई थी उसी समय तक थे। अगला है देखिए विनिमय के अन्य साधन। देखिए संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी की सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं और वे किस तरह यात्रा करते हैं, आपको बताना है। अब नगर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कार्यों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, मानचित्र 7 और पृष्ठ 89 आप देखेंगे तब उसमें आएगा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात तो व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किसकी? मथुरा किसकी राजधानी? कुषाणों की दूसरी राजधानी अगर पूछ लेगा तो क्या था? मथुरा। पूछ लेगा कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो मथुरा बनी। ठीक है, इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण मंदिर का भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी है मथुरा। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। आमतौर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यह प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। अब बात करते हैं, देखिए शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों के शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? देखिए शिल्पों के उत्तर में जो वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों में दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्चतम ताप पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र हैं।
अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावस्थाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी? अब देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिका सेतु। देखिए, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर के आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फेरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। देखिए, अभिलेख मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरिगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी देखिए। बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नी, लियन, सूती कपड़ा, रेशम था इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बोरिगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ऐसी 2 चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ या उप महाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, जो दक्षिण भारत है, सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च था, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? आप सोच के बताइएगा। व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिले हैं। नीचे लिखी कविताओं में पूर्वी
समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? आगे कह रहा देखिए कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुन्वेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर था पांड्य। कौन? चोल, चेर, पांड्य। अब देखिए मानचित्र 7 पृष्ठ 89, देखिए बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से थे और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन? सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब देखिए, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? सोच करके बताइएगा। रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यक्तियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। कल्पना करो, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। आपको करना है। देखिए, उपयोगी शब्द क्या है? लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम मार्ग। खाली जगहों को भरना है। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था। हम लोगों में यहाँ पे पढ़ा, देखिए कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? वेल्लला। क्या बोलते थे? वेल्लला।
साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर को कैडिसियार और अदिमई कहलाते थे। तो क्या बोलेंगे, देखिए तमिल के बड़े भूस्वामियों क्या बोलते थे, वेल्लला। क्या हो जाएगा आपका, वेल्लला। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए तमिल में बड़े भूस्वामियों क्या बोलते थे, वेल्लला कहते थे। अगला है देखिए, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। यहाँ पर ग्राम भोजकों की जमीन पर किसके द्वारा खेती की जाती थी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कौन काम करता था, दास और मजदूर काम करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दास और मजदूर। तमिल के बड़े भूस्वामी क्या कहते थे, वेल्लला। क्या कहते थे, वेल्लला। और ग्राम भोजकों की जमीन पर कौन किसके द्वारा खेती की जाती थी, दास और मजदूरों के द्वारा। तमिल के हलवाहे को क्या कहते थे, तो हमने बताया देखिए कि तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी वेल्लला और साधारण हलवाहों को उड़वार क्या बोलते थे, उड़वार, और भूमिहीन मजदूर को दास, कैडियार और अदिमई कहलाते थे। तो साधारण हलवाहों को क्या, उड़वार, क्या, उड़वार। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तमिल के हलवाहों को क्या, उड़वार। तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्लला, वेल्लला। ग्राम भोजकों की जमीन पर दास और मजदूर। अधिकांश गृहपति क्या थे, भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति क्या थे, भूस्वामी होते थे। डैश क्या होगा, तो अधिकांश गृहपति क्या थे, आपको बोलेंगे तो स्वतंत्र भूस्वामी होते थे। इसको अगर हम दिखाएं तो आपको देखिए, यहाँ देखिए ग्राम भोजकों के अलावा एक अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो गृहपति इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे की ज़मीन काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो स्वतंत्र कृषक भी होते थे। गृहपति क्या थे, स्वतंत्र कृषक भी होते थे। अब देखिए, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे, बताना है। गांव था शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की आपको सूची बनाओ। आगे देखिए क्वेश्चन है कि व्यापार था, व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं, बताना है। सही जवाब, आहत सिक्के, चांदी के, सोना का, टिन के, हाथी के दांत बने होते थे, किसके बने होते थे, आपको बताना है। यहाँ पर हमने आपको बताया है, यहाँ मैंने आपको बताया है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गुलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ होता था, बल्कि कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं। मथुरा महत्वपूर्ण था, गांव था, पत्तन था, धार्मिक केंद्र था, जंगल क्षेत्र था, क्या था, धार्मिक, भाई धार्मिक केंद्र भी था क्योंकि आपका भगवान श्री कृष्ण का भी वहाँ पर है। बौद्ध थे, जैन थे। श्रेणी क्या है, शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। आओ चर्चा करें। पृष्ठ 75 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिसके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए, आपको इसमें बताना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का, और दोस्तों आओ करके देखें, ये आपका है। देखिए, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल क्या होता है आदि। अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं। तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो उसकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम किस शहर या गांव में रहती हो, वहाँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे, आपको बताना है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचनाओं की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पत्तन करीब 2200 से 1900 साल पहले। रेशम बनाने की कला लगभग 7000 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। वेन्स्यांग की भारत यात्रा
अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।